शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों से। आज 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर में मतदान हो रहे हैं। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से का एक बड़ा भाग सूबे की राजधानी समेत भी आ रहा है, जहां आज 5 बजे तक मतदान होगा। तीसरे चरण में इन जिलों में कई नामी चेहरे भी मैदान में उतरे हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। सूबे की सियासत में तीसरे चरण की 69 सीटों पर राजनीतिक दलों की गणित पर जरा गौर करें तो कुछ साफ तौर पर गणित अलग तरह का ही दिख रहा है। 2012 के विधानसभा चुनावों का आंकड़ा देखें तो समाजवादी पार्टी को चुनावी दंगल में 55 सीटें हासिल हुई थी। वहीं विपक्षी दल बीएसपी को महज 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि बीजेपी को केवल 5 सीटें ही मिली थी। यानी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपने प्रतिद्वंदियों से काफी बेहतर रहा था। हालांकि इस साल 2014 का रण भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में सभी दलों पर भारी पड़ा था। वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण इस इलाके में देखने को मिला था, लेकिन इस बार चुनावी दंगल में सीएम अखिलेश के साथ ही पीएम मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तो तीसरे चरण का मतदान और उसको लेकर लोगों में एक जागरूकता दिख रही है। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम जुड़ गए हमारे साथ। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी चुनाव को लेकर मिल पा रही है और किस तरह से चुनौतियां अलग अलग पार्टियों के लिए? चले खुर्रम के पास हम चलेंगे, लेकिन शहाबुद्दीन से जुड़ी खबर, उन्हें दिल्ली लाया गया है जैसा कि कोर्ट का आदेश, उसी के मुताबिक शहाबुद्दीन इन्हें दिल्ली लाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनके समर्थक भी साथ में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन को यहां शिफ्ट किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोर्ट के आदेश के बाद और 50 कमांडोज ट्रेन में शहाबुद्दीन की सुरक्षा में तैनात। तो तस्वीरें आप दिख रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली रेलवे स्टेशन की, और इनके समर्थक यहां पर 50 कमांडो ट्रेन में शहाबुद्दीन की सुरक्षा में लगे, और जुर्माना भी टीटीई ने लगाया है। शहाबुद्दीन बिना टिकट और बिहार से चले थे यहां पर तिहाड़ के लिए, और बिना टिकट पाए जाने पर टीटीई ने यहां पर 400 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन की हम दिखा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने के लिए पूरी सुरक्षा और लाव लश्कर के साथ यहां पर शहाबुद्दीन। दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये सीधी तस्वीरें, जहां पर शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने के लिए यहां पे इन्हें लाया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें। कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की ये कवायद, और इस बात का अंदेशा था कि चुनावी दौर में कहीं ना कहीं चीजों को क्या प्रभावित किया जा सकता है। इससे बचने के लिए सुरक्षा के ये इंतजाम, और एहतियातन शहाबुद्दीन को यहां पर दिल्ली लाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद शहाबुद्दीन को दिल्ली, और दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां कमांडोज तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और साथ ही साथ शहाबुद्दीन के समर्थक भी आसपास नारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां शहाबुद्दीन को दिल्ली लाया गया है, और यहां के जेल में शिफ्ट करने को लेकर यह कवायद।
तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं, साथ ही साथ शहाबुद्दीन के समर्थक भी यहां पर वैन में इन्हें ले जाते हुए दिल्ली पुलिस की गाड़ी। और वापस चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, पोलिंग बूथ के पास आप वहां पर हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है और साथ ही साथ चुनौतियों की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों के लिए किस तरह से चुनौतियां हैं? अरविंद, देखिए, अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें, मैं लखनऊ में खड़ा हूं एक ऐसे पोलिंग बूथ पर जहां टी वेंकटेश जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही वोट कास्ट किया है। अगर हम यहाँ के माहौल की बात करें तो यहाँ उत्साह भरा माहौल है। मैंने पहले ही बताया अरविंद आपको कि यहाँ पर 7 बजे से पहले तकरीबन 50 लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए खड़े थे, यानी कि उत्साह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सब यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आके वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर हम नज़ारा दिखाएं, अपने कैमरा मैन वीरेंद्र से मैं कहूँ कि अगर वो नज़ारा दिखाएं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों का आने का सिलसिला है वो शुरू है। आप देखिए यहाँ पर दूसरी बात कि यहाँ पर किस तरीके से कतारें लगी हुई हैं, और यहाँ पर जो ये कतारें हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं, शाहिद हैं कि यहाँ पर हर चीज़ अपने लोगों को, अपने अधिकार का, अपने हक का लोगों को जागरूकता है। लोगों को मालूम है कि अगर सरकार में भागीदारी करेंगे तभी सरकार को शिकायत कर सकते हैं। देखिए, एक अजीब सा ट्रेंड था हमारे हिंदुस्तान में इससे पहले कि लोग वोट डालने नहीं आते थे, उनको बुलाया जाता था। लेकिन हम यहाँ पोलिंग सेंटर पे खड़े हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई, कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हम मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, वॉक करते हुए यहाँ पर आए, वोट कास्ट किया, अब अपने घर जा रहे हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी मिली जिनका ये कहना था कि अभी वो अपना काम को आगे बढ़ा दिया है और हम लोगों ने कल ही ये ठान लिया था कि 7:30 से पहले अपना वोट कास्ट करेंगे, और यही वजह है कि 7:05 पर हम यहाँ पर हाजिर हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग मिले जिनका ये कहना था कि अच्छा हुआ थोड़ी सर्दी कम थी, हम जल्दी आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे युवा मिले जो फर्स्ट टाइमर वोटर थे, उनका ये कहना था कि हम देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं उस लोकतंत्र के पर्व के बारे में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बताते रहते थे, जो हम सुनते थे, जो हम पढ़ते थे, आखिर वो एहसास क्या होता है। तो ये सब तमाम बातें हैं जो ये बताता है कि चुनाव आयोग जो लगातार ये कहता रहा था कि आप आगे बढ़िए, अपना वोट कास्ट करिए, आप किसी को भी वोट करिए, वो हम नहीं करें, लेकिन कम से कम आप वोट कास्ट जरूर करिए। जब आप वोट कास्ट करेंगे तभी माना जाएगा कि आपकी भागीदारी है डेमोक्रेसी में और सरकार में। तीसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, अब देखना यह है कि क्या इसी तरीके से अगर जो आप सुबह का जो रुझान था, अगर ये रुझान लगातार चलता रहा तो जाहिर सी बात है जो वोट परसेंटेज है उसमें इजाफा हो गया। टी वेंकटेश साहब, सुबह ही हमारी उनसे बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि हमारी नज़र इस पर है कि हम किस तरीके से अपना जो मतदान प्रतिशत होता है, जो पोल परसेंटेज होता है, उसमें इजाफा कैसे करें इजाफा। इसके लिए लगातार वो जागरूकता अभियान चला रहे थे, नुक्कड़ नाटक सब हो रहे थे। तो पहले और 2 फेजेस की हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड फेजेस की बात करें तो वो भी बेहतर तरीके से हुआ। फर्स्ट डिवीजन पास हुआ दोनों फेज। अब देखना है कि डिस्टिंक्शन किस फेज को मिलता है, क्या इस थर्ड फेज को डिस्टिंक्शन मिलता है, क्योंकि इसमें हर तरीके की सीट है, अर्बन भी है, रूरल भी है, तो क्या डिस्टिंक्शन मिल पाता है, नहीं मिल पाता, यानी कि क्या 75% से अधिक मतदान थर्ड फेज का होता है कि नहीं होता है, क्या फर्स्ट डिवीजन में एक बार फिर होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। अरविंद, बिल्कुल खुर्रम, जिस तरह से आप बता रहे हैं लोगों में उत्साह है, ये प्रशंसनीय और एक अच्छा संकेत कि लोग इस उत्साह के साथ और जागरूकता के साथ जो है पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बदलाव की चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर वो प्राथमिकता के बरक्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इटावा से हमारी रिपोर्टर अनामिका भी जुड़ गई हैं। अनामिका, आपसे भी जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है इसे, वहां पर किस तरह का माहौल, किस तरह से लोग मतदान और पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? देखिए अरविंद, अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सुबह से ही लोग आ रहे हैं। हालांकि 7 बजे अगर बात करें तो जिस तरह से बाकी शहरों से आपके पास अपडेट्स आ रही हैं कि लोग 7 बजे से पहले ही पहुंच गए बूथ पर, कुछ यहाँ पर ऐसा नजारा नहीं है क्योंकि ग्रामीण इलाका है और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आएंगे। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 8 बजे के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भीड़ है वो बढ़ गई है और बुजुर्ग हो या फिर नौजवान हो या फिर महिलाएं हो, वो भी आकर के अपना वोट
दे रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं भी जिनसे हम बात करेंगे। आप सबसे पहले तो सवाल यही कि किसको वोट दिया आपने? शिवपाल सिंह। शिवपाल जी को, क्यों? साइकिल में हमारी साइकिल आपने दिया। अच्छा, वोट का मतलब क्या समझते हैं आप? कि आपने वोट देकर के कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। हमने अपने प्रत्याशी को जो यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहा है उसे वोट दिया। अपने प्रत्याशी में क्या देखा आपने? बहुत कुछ देखा, बहुत काम किया हमारे लिए जो है क्षेत्र के लिए बहुत। अच्छा, इस बार बीजेपी से मनीष यादव भी खड़े हैं मैदान में, तो दोनों में से आपने शिवपाल जी को चुना? हाँ, शिवपाल सिंह। अभी तो जो समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहा है वो भी देखा होगा आपने, उसको लेकर के क्या कुछ मन बनाया अलग से? नहीं, अलग से कुछ नहीं बनाया। हमारी समाजवादी पार्टी है, इसी को वोट दिया मैंने। इसी को वोट दिया आपने। तो हालांकि गणेश, अगर थोड़ा सा कैमरा पैन करके मैं दिखाना चाहूंगी कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो अंदर वोट डालने के लिए जा रही हैं। कुछ ऐसे ही बुजुर्ग चेहरे हमें इससे पहले भी देखने को मिले हैं। कुछ लोग व्हील चेयर पर भी बाकायदे आकर के अपना वोट दे करके गए हैं। उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। घूंघट वाली महिलाएं यहाँ पर, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो देख सकते हैं आपकी सुबह का वक्त है, लेकिन घर के काम छोड़ करके महिलाएं भी अपना वोट देने जा रही हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पूरे 5 साल के बाद जो मौका मिला है इनको अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपनी सरकार चुनने का, वो मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और यही वजह है कि आज यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है जहाँ पे लोग अपने काम छोड़ करके या अपने काम को किनारे करके या प्राथमिकता जो है वो अपने वोट को दे रहे हैं। और अगर जहां तक अरविंद पूछी आपने कि क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, तो जाहिर तौर पर ये थोड़ा हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी कुनबा यहाँ पे वोट डालने लगातार सुबह से लोग आ रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आके वोट दे चुके हैं, अभयराम यादव आके वोट डाल चुके हैं। इसके बाद शिवपाल यादव और नेताजी की बारी है। इसके बाद अखिलेश यादव भी आने वाले हैं परिवार समेत। तो ये पोलिंग बूथ जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे मजबूत की गई है। लेकिन जरूरी ये है कि जो वोट दिए जा रहे हैं वो अपने सही प्रत्याशी को दिए जाए। साथ ही साथ इस बार जो कोशिश थी चुनाव आयोग की कैंपेन के जरिए जागरूक करके, लखनऊ में ये भी माहौल बना कि लोगों ने घर घर जाकर के एक को कार्ड दे के समझाया गया, फोन पर समझाया गया, टीवी में दिखा के समझाया गया कि आखिर क्यों वो वोट दे। तो इसका जो असर है कहीं ना कहीं जहां से हमें अलग जो जिले हैं वहां से देखने को मिल रहा है, इटावा से भी हमें कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जहां पे नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपना यहाँ पे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। अरविंद, बिल्कुल, अगर उन लोगों ने जागरूक किया है तो ये एक प्रशंसा का काम और उनकी सफलता जाहिर सी बात है। अगर अनामिका हम जानने की कोशिश करें जिस तरह से लोग वहां पर आ रहे हैं, जो आप बता रही हैं जागरूकता है, और पिछले अगर दौर की बात करें तो हर जगह वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखा है। इस दौर की अगर बात करें, अगर वहां की बात करें तो क्या लग रहा है कि इस बार भी वहां ये आंकड़ा पार करेगा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है? अनामिका, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी अरविंद, सवाल दोहराएं अपना। जी अनामिका, ये जिस तरह से लोगों के आने का सिलसिला है, क्या ये लग रहा है, खैर अभी तो बहुत जल्दी होगा, 5 बजे तक मतदान होने हैं, लेकिन फिर भी क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा और लोगों का आना जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आंकड़े जो है पिछली बार से ज्यादा रहेंगे? देखिए, पहले और दूसरे चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। ये चुनाव आयोग ने खुद ये माना है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। अगर थर्ड फेज की बात की जाए तो 11 बजे तक जो आंकड़े हैं वो बता पाएंगे कि आज का दिन कैसा बीतेगा, कम से कम मताधिकार के प्रयोग को लेकर के। 11 बजे तक अगर 10% से ज्यादा वोटिंग होती है तो ये माना जाएगा कि थर्ड फेज में भी जो मताधिकार का प्रयोग हुआ है वो जमकर हुआ है और लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए। हालांकि थोड़ा अभी कहना जल्दबाजी होगा, प्रीमेच्योर होगा कहना कि अभी वोट प्रतिशत क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 11 बजे के आंकड़े जरूर बता देंगे कि लोगों का रुझान किस तरह का है और कितने प्रतिशत वोटिंग थर्ड फेज में होने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम अभी तक देख पा रहे तस्वीरों में वो एक शुभ संकेत जरूर है कि लोग घर से निकल रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, दिव्यांगजन भी आ रहे हैं अपना वोट देने के लिए, वोट मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये इतना जरूर है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग बार बार इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उनके जो प्रयास थे वो रंग ला रहे हैं और वो लोग जो अब तक जिन्होंने पूरे जीवन में अपने वोट नहीं दिया वो भी इस बार कोशिश करके वोट डाल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल जरूर है। लेकिन हाँ 11 बजे के आंकड़े जरूर दुरुस्त कर पाएंगे कि आज मतदान प्रतिशत कितना रहेगा। बिल्कुल, वक्त के साथ चीजें और क्लियर होती जाएगी, लेकिन जिस तरह के संकेत अभी मिल रहे हैं, जिस
संख्या में लोग अलग अलग जगहों पे हम बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उससे साफ ये कहा जा सकता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जिन लोगों ने कोशिश की है मतदाताओं को घर से बाहर निकालने की जागरूकता के तौर पर, उनकी भी एक कामयाबी है। तो खुर्रम और अनामिका दोनों हमारे साथ बने हुए हैं और भी हम अपडेट लेंगे, इनसे जानकारी लेते रहेंगे। तीसरे दौर में अलग अलग पार्टियों के कई उम्मीदवारों के साथ उन बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है जिनके गढ़ में ये चुनाव है। कन्नौज, इटावा और मैनपुरी में सीएम अखिलेश की साख दांव पर है, तो लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की। तीसरे दौर में जिन बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें सबसे पहला चेहरा उभरता है शिवपाल यादव का। भतीजे के साथ जारी लंबे मतभेद के बीच वो चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि शिवपाल की नाराजगी सपा के गढ़वाले इलाके में अखिलेश के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तीसरे चरण में ही राजधानी लखनऊ की सीटों पर बड़े मुकाबले हैं। इनमें सबसे बड़ी लड़ाई मानी जा रही है लखनऊ कैंट की, जहां मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के सामने है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी, जो यहां पिछली बार चुनाव जीती थी। अपर्णा के लिए यहां डिम्पल यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी प्रचार किया है। इनके अलावा और जिन बड़े चेहरों की किस्मत तय होनी है, उनमें लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वाति सिंह भी शामिल है। स्वाति के खिलाफ सपा उम्मीदवार है सीएम अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव। वहीं सपा से बगावत कर यहां आरएलडी उम्मीदवार बने हैं शारदा प्रताप शुक्ला, जो पिछली बार यहां से विधायक रहे हैं। लखनऊ मध्य से बीजेपी उम्मीदवार ब्रिजेश पाठक है, जो बीएसपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तीसरे सबसे ज्यादा नजरें जहां रहेंगी वो है सपा के गढ़वाले इलाके ही, जहां विरोधियों के साथ अपनों की चुनौती में घिरे अखिलेश की असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इटावा के सैफई में वोट देंगे और सीएम से जुड़े मतदान केंद्र होने की वजह से ये बूथ हाई प्रोफाइल बूथ बन गया है। यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सैफई में अपना वोट डाला है और मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में रामगोपाल यादव ने दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एट 40% वोट पाएगी और 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सर एक बार से वोटिंग निशान दिखा दीजिए सर। ये देखो सर, कैसा रहेगा तीसरा चरण आपके लिए? बहुत अहम, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा। सर जो इन फाइटिंग कही जा रही थी आपने, देयर इज नो इन फाइटिंग एट ऑल सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ वोटिंग इज कंसर्न। सर कितने सीट जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन? 300 से ज्यादा, 300 प्लस। अभी आज के वक्त में अगर किसी भी पार्टी से बात की जाए तो सभी अपने अपने उत्साह में और अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए, लेकिन असल रिजल्ट और सच्चाई और ज़मीनी हकीकत 11 मार्च को ही सामने आएगी। उधर कानपुर में भी अब मतदान जोर पकड़ता दिख रहा है। यहाँ एक मतदान केंद्र पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ ऐसे परिवारों के लिए खास इंतजाम है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जहाँ बच्चों के खेलने और रखने की व्यवस्था की गई है ताकि उनके माता पिता की मतदान करने में उनको आसानी हो। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने लिया मतदान केंद्र का जायजा। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के 211 नंबर पोलिंग स्टेशन पर। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। इसमें जो ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में था, इसमें अंदर की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर आपका स्वागत जैसे यहाँ पर बोर्ड लगाए गए। साथ यहाँ पर जो भी मतदाता हैं अगर वो अपने बच्चों के साथ में जाते हैं तो उनकी यहाँ पूरी व्यवस्था की, यहाँ पर झूले लगाए गए जिसमें उनके बच्चे अपना, यहाँ पर एक खास बात और है, यहाँ पर पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी मतदाता यहाँ पर वोट करेगा, अपने मत का प्रयोग करेगा, उसको जिला प्रशासन की तरफ से सम्मान दिया जाएगा और उसको माला पहनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर मंच भी बनाया गया है जिस पर उनको खड़ा करके उसको माला पहना कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो यहाँ की जनता वो भी काफ़ी संख्या में है, यहाँ पर आना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द जो प्रशासन ने उम्मीद की थी कि 70 के पार जो है मतदान पहुंच सकता है, जो सरकार की जो कोशिश है उम्मीद थी वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो मतदान है वो 70 के पार ही जा सकता है। शिवा शर्मा, एपीएन न्यूज, कानपुर।
तो संख्या को लेकर अगर बात की जाए तो हर जगह संख्या बढ़ती हुई और उस तरह की व्यवस्था की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, अपने वोट का, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत। तमाम संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ खुर्रम भी लखनऊ से जुड़े हैं। खुर्रम, अगर बात करें कैंडिडेट्स की अलग अलग पार्टियों के, वहाँ पर मुकाबला किस तरह से देखने को आ रहा है? स्वाति सिंह है, अपर्णा है, रीता बहुगुणा जोशी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम दो विधानसभा क्षेत्र की बात करें, एक तो मध्य विधानसभा क्षेत्र और कैंट विधानसभा क्षेत्र, दोनों हाई प्रोफाइल सीट हैं, दोनों की अलग अलग वजह हैं। अगर हम मध्य विधानसभा क्षेत्र की पहले बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रजेश पाठक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और उनके अगेंस्ट में यहाँ गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। रविदास मल्होत्रा जो मंत्री हैं अखिलेश सरकार में, वो अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस से मारूफ खान प्रत्याशी हैं, यानी कि गठबंधन है। दोनों चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों अलग पार्टी से गठबंधन बिखर चुका है। मध्य में देखना यह होगा कि गठबंधन में कौन जीतता है, रविदास जीतते हैं, मारूफ जीतते हैं या कोई और बाजी मान ले जाता है। अब आइए कैंट। अगर हम कैंट की बात करें तो ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर अपर्णा यादव है, मुलायम सिंह यादव की बहू है और उन्हें खासी मेहनत करनी पड़ी है अपने चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं रीता बहुगुणा जोशी, जो इत्तेफाक से पहले कांग्रेस में थी और 2012 में चुनाव भी जीती थी, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में। तो ये बताता है, अगर हम सरोजनी नगर की बात करें तो वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर कजिन हैं अखिलेश यादव के, अनुराग यादव, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रत्याशियों की बात अगर लखनऊ से बात करिएगा तो यहाँ पर सिटिंग विधायक भी हैं, सिटिंग मौजूदा मंत्री भी हैं और जाहिर सी बात है दल बदलू भी है, यानी ब्रजेश पाठक जो बसपा छोड़ के बीजेपी में आ गए, रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गई, ये सब लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि जो लखनऊ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने दल बदला है, अटल के गढ़ में आपको भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रत्याशी चेहरा नहीं मिलता है तो एक अजीब सी बात होती है, एक मैसेज बड़ा अजीब सा जाता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से, तो ये भी गौरतलब इसलिए है क्योंकि ये सेफ सीट कतई नहीं है यादव के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो अभी तक ही कैंट समाजवादी पार्टी ने नहीं जीत पाई है और अपर्णा यादव पहली ऐसी शख्सियत होंगी अपने यादव परिवार में जो सीधे चुनाव में आ रहे हैं, बाय इलेक्शंस में कभी नहीं आई हैं। तो देखना यही होगा कि क्या सूरत हाल होता है कैंट का, क्या सूरत हाल होता है मध्य का। अगर हम बात करें पश्चिम की बात करें तो सिटिंग विधायक है जिनको सीधा मुकाबला मिल रहा है बसपा के जो यहाँ अरमान खान है उनसे मिल रहा, और जो योगेश दीक्षित है जो वहाँ से बहुजन समाज पार्टी से, वो भी उन्हें करीब टक्कर कर रहे हैं। और अभिषेक मिश्रा हैं उत्तर से जो मंत्री भी हैं और बहुत करीबी हैं अखिलेश यादव के, वो अपनी किस्मत वहाँ से आजमा रहे हैं। पहली मर्तबा चुनाव लड़े थे, पहली मर्तबा विधायक बने और पहली मर्तबा ही वो मंत्री भी बने, और अब देखना ये होगा कि इसमें क्या होता है। ये तो प्रत्याशियों की बात हुई, लेकिन हम वोटर्स की बात करें तो चुनाव आयोग लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि आप बढ़ के वोट दीजिए, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 74 साल की उम्र में कोई शख्स पहली बार वोट करता है तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज़ादी से पहले कोई शख्स पैदा हुआ 47 से पहले और कभी वोट नहीं डालता है। राजनीति बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन वो शख्स वोट कभी नहीं डालता। ये एक अजीब सी बात। हम उनसे बात करेंगे। नाम बताएंगे सर आपका? बाबूलाल गोयल। बाबूलाल गोयल साहब, 74 साल उम्र आप बता रहे हैं आप आपकी है, और आप 47 से पहले आपकी पैदाइश आया था, आपने वोट नहीं डाला, क्या वजह? मुझे ऐसा लग रहा है के साथ मेरा संपर्क रहा है, उसका बहुत बड़ा लाभ मुझको मिल रहा है और मेरे जो वोटर्स हैं वो मुझे एक अपने में से एक मानते हैं। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि पिछली बार जिस तरह का उत्साह मेरे लिए चुनाव में था उसका दुगना है, तो दुगनी वोट से जीतना भी चाहिए। कितना मार्जिन रहेगा आप देख रहे हो? मुलायम सिंह जी ने भाई 22,000 से जीती थी, दुगना बोल रही हूँ आपसे। तो आप ये देखिए पूरा परिवार लगा हुआ था। अपर्णा देखिए वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी का शासन का वो बहुत ही खराब रहा, उनके परिवार की अंतरकलह रही, और तीसरी बात की जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा उसके बाद सिवाय एक बहू होने के और कोई यूएसपी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड सोशल सर्विस का ऐसा जो विजिबल हो या कोई पॉलिटिकल ऐसा कंट्रीब्यूशन। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और कैंट के एक एक घर को मैं जानती हूँ और उनका मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट है, हजारों लोग मुझसे मिलते हैं, तो बहुत अलग प्लेन पे है दोनों का चुनाव। मुलायम सिंह जी ने जैसे हाथ जोड़े थे, उन्होंने कहा था मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ कि आप अपर्णा को वोट करें।
इसके मतलब वो परिवार जान रहा है कि सीट हार रहा है। अगर उन्हें इमोशनल अपील करनी पड़ रही है तो इसके मतलब लगा साफ बात है कि ये युवा को सीखना पड़ेगा कि कहीं आपको बहुत देर में रियलाइजेशन ना हो कि आपने वोट ना डालकर गलती की है। शायद गोयल साहब इसी की एक जीती जागती मिसाल है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ खुर्रम जामी, APN लखनऊ। चुनाव पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। 12 जिलों के 69 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। तीसरे चरण का अलग अलग जगह हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जहां पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश राव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता खुर्रम निजानी। वो देखिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में सब लोग भागीदारी करना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं और इसके लिए जो चुनाव आयोग है वो लगातार तैयारी कर रहा था। ऐसा तो मौजूद है हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी टी वेंकटेश साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर, मतदान शुरू हो चुका है, कैसे देख रहे हैं उत्साह यहाँ पर? मैं तो आई हैव कम एज अ वोटर, तो अच्छा लग रहा है। आई हैव कम टू वोट। लेकिन सर, आप अपील करते सबसे पहले पहुंचिए, सबसे पहले आप वोट डालिए और आप थोड़ा सा देर हो गया आपको। मैं तो फिर भी सबसे निवेदन करूंगा, प्लीज वोट, प्लीज कम आउट एंड वोट। और लेट नहीं हुआ क्योंकि हमको सुबह से फीडबैक लेना पड़ता है। 6:45 सब जगह मॉक पोल हुआ है कि नहीं, सब जगह पोलिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं, उसके बाद ही मैं आ सकता हूँ। सर, हम तैयारियों की बात करें तो आज तीसरा फेस है, कैसी तैयारी कर रखा है आपने कि मतदान बेहतर तरीके से? तो मैं आप लोगों से डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और हमारा प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट जैसे चेकलिस्ट की तरह होता है, पूरा प्रिपेयर्डनेस उसी लेवल पे होता है। एंड टचवुड वी आर होपिंग दैट अच्छा पोलिंग हो, ब्रिस्क पोलिंग हो और बड़ा फेयर और पीसफुल हो। हम लोग कम एंड वोट। APN से बात करने का शुक्रिया। तो ये थे टी वेंकटेश साहब, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं कि मतदान सही तरीके से हो सके, शांतिपूर्ण हो सके। और उनको उम्मीद है कि इस बार जो मतदाता होंगे वो बेहतर तरीके से आएंगे, उमड़ेंगे और जो प्रतिशत होगा वो बेहतर होगा तीसरे फेज का। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ खुर्रम निजामी, APN लखनऊ। मुख्य चुनाव अधिकारी टी वेंकटेश, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तैयारी पूरी की गई है, अभी तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता हुआ, लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। उधर बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने भी वोट डाले हैं और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। लोग मतदान कर रहे हैं और आपने देखा उत्साह है एक नई सरकार चुनने का। और जाहिर है वो ऐसी सरकार जो उत्तर प्रदेश में सुशासन दे सके, जो उत्तर प्रदेश में विकास दे सके और जो सुरक्षा दे सके। और जाहिर है जब इस परिकल्पना को व्यक्ति करता है तो उसके सामने एक ही चुनाव चिन्ह दिखाई देता है और उस पर वो तो हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहा है। और 12 जिलों के 69 सीटों के लिए ये तीसरे चरण का चुनाव, और किसी भी उम्र के लोग हों और अलग अलग जगहों से जैसी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग लोकतंत्र के इस महापर्व की महत्ता को समझ रहे हैं और घरों से निकलकर ऐसी भी खबरें आई, जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने बताया कि समय से पहले भी लोग पहुंच गए थे और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए हर उम्र के लोग जो पूरी तरह से सक्षम नहीं है घर से बाहर आने में, वो भी यहाँ आ रहे हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। 12 जिलों की 69 सीटों के लिए ये तीसरे चरण का मतदान। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें तीसरे चरण का मतदान आज, 4 चरण और बचे रह जाएंगे और 11 तारीख को काउंटिंग और रिजल्ट तब पता चलेगा कि आखिरकार लोगों की प्राथमिकताएं थी क्या और किस आधार पर किस सोच वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही। जाहिर सी बात है कि वहीं जीत दिखेगी। तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। तीसरे चरण में कुल 2,41,00,000 मतदाता हैं उत्तर प्रदेश से, जो आज अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर चुनौतियां भी बढ़ी हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए। लखनऊ से अगर बात करें तो सरोजिनी नगर से स्वाति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से, और उन्हीं के ऑपोजिट खड़ी हैं चुनौती के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी कैंट से ही, जो अब बीजेपी में हैं। पहले
कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और जीत का भी इतिहास इनका रहा है। तो 12 जिलों की 69 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर उन्नाव, इन जगहों पर मतदान हो रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके गढ़ माने जाने वाले जिलों में आज मतदान और चुनौतियां और प्रतिष्ठा का भी प्रश्न, ये तीसरे चरण का चुनाव, इसे देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण, जिसमें 250 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे दौर में 110 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और इस चरण में समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस के उम्मीदवार केस के मामले में सबसे आगे हैं। वहीं करोड़पतियों को टिकट देने में बीजेपी पहले नंबर पर है। तीसरे दौर का चुनाव प्रचार थम चुका है, अब आ गई है इम्तिहान की घड़ी। तीसरे दौर का चुनाव, तीसरे चरण में लखनऊ सहित 12 जिलों की 69 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनके लिए कुल 826 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ कुल 105 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय, 7 क्षेत्रीय और 92 गैर मान्यता प्राप्त दल शामिल हैं। वहीं 225 उम्मीदवारों ने निर्दलीय पर्चा भरा है। तीसरे चरण के लिए वोट 19 फरवरी को पड़ेंगे। धन कुबेरों की लड़ाई, तीसरे चरण के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 1.61 करोड़ है। हालांकि पार्टी के आधार पर अगर आंकड़े देखें तो 6.20 करोड़ औसत संपत्ति के आधार पर कांग्रेस ही सबसे अमीर है। कांग्रेस के सहयोगी सपा के उम्मीदवार की औसतन संपत्ति 5 करोड़ 70 लाख रुपए है। बीएसपी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 4 करोड़ 18 लाख और बीजेपी के प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 3 करोड़ 69 लाख रुपए है। खास बात यह है कि संपत्ति के मामले में टॉप 3 उम्मीदवार भी सपा कांग्रेस गठबंधन के ही हैं। लखनऊ वेस्ट सीपीआई के उम्मीदवार अकरम खान ने अपनी संपत्ति 0 बताई है। 26% उम्मीदवारों ने अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है। पैन कार्ड की जानकारी देने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा कमाई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और लखनऊ कैंट से उम्मीदवार अपर्णा यादव की है। लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रुद्र दमन सिंह ने अपनी संपत्ति 16 करोड़ से ज्यादा की दिखाई है। इनके पास भी पैन है, लेकिन ये आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते। कौन कितना पढ़ा लिखा? तीसरे चरण में पढ़े लिखे उम्मीदवारों की संख्या दूसरे चरण के मुकाबले बेहतर है। दूसरे चरण में जहां 43% उम्मीदवार ग्रेजुएट या इससे अधिक पढ़े थे, वहीं इस चरण में इनकी भागीदारी बढ़कर 51% हो गई है। चुनाव लड़ रहे 68% उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 50 साल से कम बताई है। महज 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 80 पार हैं। कुल 12% महिला उम्मीदवार इस चरण में हैं। उम्मीदवार और अपराध, अपराध की बात करें तो 82 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मुकदमों की घोषणा की है। कुल 21 विधानसभाएं ऐसी है जहां चुनाव लड़ रहे 3 या इससे अधिक प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 14% पर आपराधिक मामले, 10% पर गंभीर आपराधिक मामले, 31% उम्मीदवार करोड़पति, 1 करोड़ 61 लाख रुपए उम्मीदवारों की औसत संपत्ति, 39% उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक पढ़े, 51% उम्मीदवार ग्रेजुएट या इससे अधिक पढ़े हैं, 1% उम्मीदवार निरक्षर, 5% उम्मीदवार साक्षर हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि तीसरे दौर में किसके पास कितनी संपत्ति है। अनूप कुमार गुप्ता, सीतापुर में महोली से सपा प्रत्याशी, 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति। अजय कपूर, कानपुर नगर की किदवई नगर से कांग्रेस प्रत्याशी, 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। सीमा सचान, कानपुर देहात के सिकंदरा से सपा प्रत्याशी, 29 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। मनोज अग्रवाल, फर्रुखाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार, 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। प्रमोद जायसवाल, कानपुर नगर की आर्यनगर से कांग्रेस प्रत्याशी, 24 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। अपर्णा यादव, लखनऊ कैंट से सपा प्रत्याशी, 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति।
सतीश महाना। कानपुर नगर से महाराजपुर से बीजेपी प्रत्याशी 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। तस्कीन कन्नौज के छिबरा मऊ से निर्दलीय प्रत्याशी 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। नितिन अग्रवाल हरदोई सीट से सपा प्रत्याशी 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। शिव कुमार गुप्ता सीतापुर की सेवता सीट से प्रत्याशी 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। ईडिया ने इनमें से 813 प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि उनके एफिडेविट के आधार पर खंगाली है। इनमें से 82 प्रत्याशियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामले वाले इन 110 प्रत्याशियों में से सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। यानी दावे चाहे कुछ भी हो, दागियों को टिकट देने के मामले में हमाम में सभी नंगे हैं। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग, एपीएन। तो दावे और वादे चाहे जितने किए जाएं, लेकिन अंदर अगर झांका जाए तो सभी पार्टियों की स्थिति इस मामले में एक जैसी ही नजर आ रही है। इधर मुलायम सिंह के बड़े भाई अभय राम यादव ने भी सैफई में वोट डाला और साथ ही पारिवारिक झगड़े पर उन्होंने कहा कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, हम सब साथ हैं, हम दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट डाल दिया, हाथ तो नीचे करो। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया मैंने। सब कुछ ठीक है, परिवार एकदम ठीक है, परिवार हो गया। ये कह रहे हैं लोग यहाँ समाजवादी लड़ रही है। कोई का यहाँ कुछ नहीं लड़ेगी। हम लोग आएंगे बड़े बच्चे जी मुझे आ रहे हैं। सरकार बन रही फिर से, सरकार बने कोई झगड़ा नहीं आपस में। हम नेता रहेगा मारे जाता। और जगह जगह से हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं कहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है, सुचारू चल रहा है या नहीं, और लोगों का रुझान क्या, इन सब की खबर हम लगातार आपको दे रहे हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इटावा से। अनामिका, आपके पास आना चाहूंगा। गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, ये सब चाहे इटावा की बात करें, मैनपुरी, कन्नौज या फिर बाराबंकी, वहां पर अगर माहौल की बात करें, आप वहां पर हैं, लोगों से भी आपने बात की होगी, क्या लग रहा है इस बार प्राथमिकताएं क्या बदली हैं या उसी तर्ज पर जनता जुड़ रही है? अनामिका, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी अरविंद, सवाल दोहराएं अपना। जी अनामिका, आप समाजवादी पार्टी के जो गढ़ हैं, जो जिले हैं, उनमें से एक में आप इटावा में हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, पिछले चुनाव को भी आपने देखा होगा, यहाँ पर पिछले चरणों की अगर बात करें, अलग अलग जगहों की आपने जायजा लिया होगा, और वहाँ की बात करें जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या उसी आधार पर चुनाव कर रहे हैं, या फिर लोगों के मन को अगर पढ़ने और टटोलने की बात की जाए तो वो क्या कुछ निकल कर आया? देखिए अरविंद, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के लिए आज के दिन की या फिर लोगों के मन की, तो लखनऊ से लेकर के इटावा तक समाजवादी पार्टी की इज्जत आज दांव पर है। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव मैदान में है, जिनके लिए खुद मुलायम सिंह यादव वोट मांग चुके हैं। इटावा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। इसके अलावा जो और अलग अलग जिले हैं जहां पे समाजवादी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि लोगों का मन क्या है या फिर नतीजे क्या होंगे, थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन के बाद जो समीकरण है वो बदले जरूर है, क्योंकि अगर इस बार बात करें तो बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, दांव किसका ज्यादा भारी होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे पॉलिटिकल जो जानकार हैं, उनका यही कहना है कि इस बार किसकी ओर ज्यादा भारी है, झुकाव ज्यादा है पब्लिक का, ये कहना मुश्किल है। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि गठबंधन के बाद जैसा कि अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें इस बार जीतेंगे, वो ऐसा होता है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि फाइट त्रिकोणीय इस बार जरूर है। फर्स्ट फेज में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ थोड़ा नीचे जाते दिखाई दे रहा था, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। उनका ये मानना था कि जाट आरएलडी की तरफ गए हैं और बीएसपी से फाइट करनी पड़ी बीजेपी को, जैसा कि अमित शाह ने खुद ही स्वीकार किया था कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी से फाइट की है। सेकंड फेज की अगर बात करें तो सेकंड फेज में भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके ज्यादा थे। अमरोहा, रामपुर, ये जिले वो जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां पे समाजवादी पार्टी को 2012 में जीत मिली थी। लेकिन इस बार सेकंड फेज में भी अगर बात करें तो
समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक लड़ाई लड़नी पड़ी बीएसपी से, क्योंकि इस बार बीएसपी ने अच्छे खासे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं मुसलमान, जिसका फायदा बीएसपी को मिलेगा भी। और बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं, बहुत सारे उलेमा काउंसिल के लोगों ने बीएसपी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो मुस्लिम वोटों में बिखराव तो होगा, बटेंगे, ये तो बिल्कुल तय है। थर्ड फेज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुश्किल दौर जो है समाजवादी पार्टी के लिए आज का फेज है, क्योंकि ज्यादातर वही सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच जो तालमेल हमने देखा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, कुछ सीटों को लेकर के अभी भी मतभेद की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि लखनऊ में अगर बात की जाए तो लखनऊ मध्य से मारूफ खान भी सीट पर खड़े हैं, इसके अलावा रविदास मेहरोत्रा भी उसी सीट पर मौजूद है। मारूफ खान को ये पार्टी की ओर से कहा भी गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने पार्टी की मुखालफत करते हुए ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता ये चाहती कि मैं चुनाव लड़ूं। तो ऐसे में अगर मारूफ खान, रविदास मेहरोत्रा दोनों मैदान में हैं, तो जाहिर तौर पर फायदा तीसरे को जरूर होगा, ये वहां पे माना जा रहा है। ठीक कुछ वैसे ही हालात बाकी कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर देखने को मिल रहे हैं। रायबरेली, अमेठी में भी कुछ सीटों का हिसाब किताब यही है, जहां पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो बैठने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये ऐलान किया गया है कि उम्मीदवार जो गठबंधन की पेच में फंस रहे हैं वहां पे दोनों को फाइट करनी होगी। तो तालमेल की दिक्कत तो दिखाई दे रही है, लेकिन आज की अगर चुनाव की बात की जाए, अगर आज के फेज की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे सबसे वीवीआईपी सीट का जो इलाका है वो वहां पर मैं मौजूद हूं। अरविंद, शिवपाल यादव यहां से हर बार विधायक चुन करके जाते हैं। सबसे अगर बड़ा विधानसभा क्षेत्र का है पूरे इटावा में तो वो जसवंत नगर का ही है। लेकिन इस बार परिवार में जो कुछ हमने देखा है पिछले दिनों, उसका असर जरूर यहाँ की जनता पर पड़ेगा, जरूर गांव के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो सैफई के लोग होते हैं वो परिवार से में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और कहीं ना कहीं जो परिवार में जो कुछ भी चलता है उसका असर जरूर दिखाई देता है। और समाजवादी पार्टी के झगड़े के बीच जब हम सैफई में आए थे, जब हमने एक शो किया था सैफई के आंगन से, तो वहां पे हमने कई बुजुर्ग लोगों को रोते हुए भी देखा था जो समाजवादी पार्टी के झगड़े से काफी ज्यादा व्यथित थे। तो इस बार जरूर समीकरण बदले हैं और इस बार जरूर नई तस्वीर देखने को मिलेगी। फाइट बहुत बदली हुई है यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो, क्योंकि बीजेपी से प्रत्याशी मनीष यादव वो इस बार, हालांकि हर बार जो प्रत्याशी होते हैं वो कभी इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन इस बार चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस इलाके में आकर के कह के गए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पिता और पुत्र में झगड़ा लगवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, ऐसे लोगों को हराना है। तो अखिलेश यादव का अपने गढ़ में ये कह करके जाना क्या शिवपाल यादव के लिए नुकसानदेह साबित होगा, ये अलग सा मुद्दा है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जब यहाँ पर आए, जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा उनके वोट को लेकर के कि उन्होंने किसको वोट दिया है, तो वो इस सवाल पर भड़क गए। तो ये नाराजगी, ये जनता के बीच जाकर के इस तरह की बात कहना अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जिस हम तूफान के थमने की बात कह रहे थे वो थमा तो नहीं है, अंदर ही अंदर जो अभी तक मतभेद थे वो बरकरार है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने ही गढ़ में आकर के ये कह करके जा रहे हैं कि पिता और पुत्र में लड़ाई लगवाने वाले को आप हराइए या हराने की अपील करके जाते हैं। तो शिवपाल यादव के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि शिवपाल यादव अपने हर मंच से ये कह रहे हैं अपने पूरे जनसभाओं के दौरान कि वो जीतेंगे जरूर, बस जो जीत का मार्जिन होगा वो देखने वाली बात होगी। और चूंकि सहानुभूति वो हर जगह गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर जगह ये कह रहे हैं कि मेरे विभाग में सबसे ज्यादा काम हुआ, मुझे बलि का बकरा बनाया गया, जानबूझ के मुझे टारगेट किया गया, मैंने अवैध कब्जा करने वालों पर टारगेट किया, इसलिए मुझे मंत्रिमंडल से निकाला गया। तो ये सहानुभूति वाली जो चीज है वो भी इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने यहाँ के बयानों में। बिल्कुल अनामिका, अभी हमने जिस तरह से दिखाया कि मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई उन्होंने वोट किया और वो ये कहते हुए दिख रहा है कि कहीं से कोई टूट नहीं है, कोई हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक हैं और चुनाव के बाद जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां जैसा आप बता रही हैं वो अलग हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी जिस तरह से आपने बताया कि अखिलेश यादव आए और उन्होंने जो बातें की उसका इशारा कहाँ था सब समझ रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ के लोग भी आहत है। क्या होगा ये तो 11 तारीख को ही ठीक पता चल पाएगा। अब जुड़े हमारे साथ, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। रहे फिलहाल अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और इस दौरान 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल 826 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के दौरान सबसे ज्यादा मतदाता सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो वहीं सबसे कम सीसामऊ में।
तीसरे चरण के मतदान को सही तरीके से कराने के लिए 4609 माइक्रो ऑब्जर्वर, 837 केंद्रीय बल, 9119 पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके अलावा 3357 एसआई, 5,80,025 होमगार्ड को भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुल 1,18,883 कर्मचारियों को सही तरीके से मतदान करवाने के लिए निर्देश दिया गया है। और जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं वो हैं सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई और फर्रुखाबाद। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 69 सीटों में से 55 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीएसपी को 6 सीटें मिली, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के लिए पिछले आंकड़े तक पहुंचने की चुनौती है। गैंगरेप के आरोप में फंसे अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की एफआईआर का मामला अब यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गायत्री के बहाने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनसे सवाल किया कि क्या उन्हें बलात्कारी का साथ पसंद है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने चित्रकूट में पीएम मोदी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले बनारस आए तो कहा कि उन्हें गंगा मैया ने बुलाया है, फिर बोले कि यूपी की जनता ने उन्हें गोद लिया है। अगर उन्हें यूपी की जनता ने गोद लिया है तो समाजवादियों के साथ जनता ने क्या किया है ये पीएम मोदी बताए। मायावती पर कहा कि जनता बुआ वाली पार्टी से सावधान रहे।